Hello everyone, welcome you all this channel. In today's lecture, we are going to start our science part, that is chemistry part. CDS, FCAT and NDA सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए साइंस में एक बहुत ही मेजर चंक पूछा जाता है. CDS में 30 मार्क्स की आपकी साइंस पूछी जाती है, जिसमें 10 मार्क्स आपके फिजिक्स के रहते हैं, 10 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के रहते हैं एंड 10 मार्क्स फॉर फ्रॉम बायोलॉजी. ठीक है, सो आज हम अपना केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं. सो मैं आपको फर्दर ब्रेक डाउन बता देती हूँ किस तरीके से साइंस सेक्शन में प्रोसीड करेंगे फॉर CDS, NDA एंड FCAT. हम अपना केमिस्ट्री के सेक्शंस को 3 पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है, सो आज पार्ट 1 रहेगा, जिसमें मैं आपके 3 चैप्टर करा दूंगी विद PYQ CDS के और NDA के. उसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें फर्दर आपके 3 चैप्टर्स रहेंगे एंड पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें फर्दर 3 चैप्टर्स रहेंगे 9th 10th के कंप्लीट साइंस के. आज की वीडियो में हम मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे केमिस्ट्री का. चैप्टर 2 रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर. चैप्टर 3 रहेगा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें मैंने एडिशन किया है, कुछ रेफरेंसेस बुक्स का एडिशन किया है, खुद के नोट्स एडिशन किए हैं. ये सारे आपको मिल जाएंगे. डॉक्टर CDS हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में अपना टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. फर्दर नो डिलेस, क्योंकि साइंस एक बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है आपके एग्जाम का. देखो, मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम. ऑक्यूपाइज है, मतलब उसके पास कोई स्पेस होना चाहिए. हैज सम मास, एग्जाम्पल दे दिए वाटर, एयर एक्सेट्रा. सो मैं आपको समझाते हुए चलूंगी. अगर आपको ये नोट डाउन नहीं भी करने, सो इट्स ओके, आपको ये PDF मिल जाएगी कंप्लीटली, एज आई सेड बिफोर. सो मैटर एक वो चीज़ है जिसका कोई एटम है, जिसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है. अगर मैं ये डॉट भी लगा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर, क्योंकि इसमें ये है एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ. अब एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स हमारे वो बहुत छोटे प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके कोई भी एक चीज़ बनती है. इस डॉट में आपके ढेरों लाखों एटम्स हैं. ठीक है, और अगर मैंने ये डॉट यहाँ पे लगाई है तो इसने एक स्पेस भी ऑक्यूपाई किया, ये वाला हिस्सा, इसका कुछ मास भी होगा, है ना. सो जो ये तीनों चीज़ें फुलफिल करता है उसको हम मैटर बोलते हैं. बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो बना होता है, उन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं. जब बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको एक मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है. सो क्लस्टर ऑफ एटम लेट्स टू मॉलिक्यूल. और जब वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या उनका कुछ मास होता है, जैसे वाटर, एयर है, तो उसको हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, ये मेरे क्लास के नोट्स है 1 to 1 जब मैं पढ़ाती हूँ उन बच्चों को जैसे पढ़ाती हूँ. तो ये नोट्स वो वाले मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ. ठीक है, ऑफलाइन बैचेस के भी एज वेल. देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. देखो, आप पढ़ते जाना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उनके बीच में इंटरस्टेशियल स्पेस प्रेजेंट होता है. कि अगर ये एक मैटर है, ये एक मैटर, तो देखो ये बीच में स्पेस प्रेजेंट हो गया. ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस. पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं. अब हमने मैटर को क्लासीफाई किया फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे. फिजिकल में आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आते हैं. केमिकल में प्योर सब्सटेंसेस आते हैं और मिक्सचर आते हैं. ठीक है, देन प्योर सब्सटेंसेस में आपके एलिमेंट आते हैं एंड कंपाउंड आते हैं. मिक्सचर में आपके होमोजीनियस मिक्सचर आते हैं और हेट्रोजीनियस. ठीक है, 1 by 1 हम ये पूरा देखने वाले हैं. देन एलिमेंट में मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आते हैं आपके. ठीक है, सो देखो, अब स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले है आपके सॉलिड. सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में इस तरीके से. ठीक है, नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, आपका पेन है, आप उसको कंप्रेस करके देखो, नहीं होगा ना, वो टूट जाएगा. उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है. ठीक है, और एक डेफिनेट शेप है. सो ये उन्होंने डायग्राम भी बना रखा है हमने कि ये सॉलिड का है. देन टाइप्स ऑफ सॉलिड आपके क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोल रही थी साथ में हम PYQ करते चलेंगे. सॉलिड की प्रॉपर्टी UPSC नहीं पूछेगा, आप बच्चे नहीं हो. ठीक है, दिस इज नॉट अ स्कूल एग्जाम. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस की डिफरेंट प्रॉपर्टी से आपका MCQ बनेगा. ठीक है, पूछा भी गया प्रीवियस ईयर्स में. डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है क्रिस्टलाइन वाले की. शार्प मेल्टिंग पॉइंट है और आपका एनआइसोट्रॉपिक है, जैसे क्वार्ट्ज हो गए. मैं बताती हूँ क्या होता है. अमोर्फस में आपके इनडेफिनेट शेप है. रेंज है मेल्टिंग पॉइंट की, मतलब एक डेफिनेट या शार्प एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपका 100 डिग्री से 200 है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, नॉट इन लिटरल टर्म्स. आइसोट्रॉपिक है, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है. ठीक है, अब यहाँ पे जो एनआइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक है, ये बेशक आप अभी मत समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि वो आइसोट्रॉपिक है, एनआइसोट्रॉपिक है. बट द थिंग इज, आपको ये जरूर क्लियर होना चाहिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस. ठीक है,
देखो जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना आपके, वो क्रिस्टल से बने होते हैं, मतलब आयन से बने होते हैं। वैसे एनाइसोट्रोपिक का मतलब इस तरीके से आएगा, जो आयन फॉर्मेशन से बने होते हैं, जिनको आप आयनिक भी बोल सकते हो। जैसे आपका NaCl हो गया, तो वो हो गया आपका ये क्रिस्टलाइन वाला। क्रिस्टल होते हैं ना, आपने नमक के क्रिस्टल देखा होगा। और जिन एनाइसोट्रोपिक का आप एक तरीके से और मतलब भी कह सकते हो, जिस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग, मतलब अ मटेरियल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। सो उसकी डायरेक्शन डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टीज है वो होती है, सो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो इसलिए मैं कहती हूँ, अभी आप ये वाला कॉन्सेप्ट मत समझो, थोड़ा सा डीप चला जाता है, क्लास 11th की केमिस्ट्री में है। बट द थिंग इज, आपको वो मैं जानबूझकर नहीं बताना चाहती, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। आप सिर्फ इतना समझ लो कि क्रिस्टलाइन वो होंगे जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे, जैसे NaCl आपका नमक हो गया, इसी को टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, वाइल जो आपके अमोर्फस होंगे वो इंडेफिनेट शेप के होंगे, उसकी एक रेंज होगी मेल्टिंग पॉइंट की। इन नोट्स में जितना कुछ लिखा आपको सारा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये क्लास के नोट्स है तो थोड़े डीप है। जब मैं 1-to-1 पढ़ाती हूँ ना, क्लास में ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, तो मैं थोड़ा डीप पढ़ाती हूँ, तो ये वो नोट्स है, ठीक है, जब आप बैचेस में एनरोल करोगे तब के। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देखते हैं अब हम। टेम्परेचर के इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही जैसे आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सो उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वीक होती जाएंगे। देखो ये एरो लगा हुआ है ना नीचे, इसीलिए लगा हुआ है कि जैसे आपने ये कोई सॉलिड है, मान लो आपके पास एक प्लास्टिक का पेन है, आप उसको गैस पे रख दोगे, ठीक है, सो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, बेसिक एग्जांपल, ठीक है। सो जो इंटरमोलिकुलर जो उसमें फोर्स है वो वीक हो गई, ठीक है, तभी तो वो मेल्ट हो रहा है। मोशन ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, देखो मैंने दिखा रखा है कितने अच्छे से। सॉलिड से लिक्विड से जब गैस की तरफ जाओगे, देन उसके एंट्रोपी रैंडमनेस होते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को बोलते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर गैस से सॉलिड में जा रहे हो, सो प्रेशर इंक्रीज होता है, और सॉलिड से गैस में जा रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ये डायग्राम में भी यही चीज़ बता रखी है, ठीक है। अब जो लिक्विड होता है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, उसमें लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे सॉलिड में हमारी ज़्यादा थी, लिक्विड में हमारी कम थी, ठीक है। ये आप पढ़ते रहना साथ साथ, मैं मेन पॉइंट्स आपको समझा देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो गैस है उसमें बिल्कुल ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, क्योंकि वो हाईली कंप्रेसिबल है और इनडेफिनेट उनकी वॉल्यूम है। देन फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। आपके जितने भी एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं आयंस की फॉर्म में, आयनिक स्टेट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा, ठीक है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, बट वही फिर वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, सो लीव दैट इट फॉर नाउ, ठीक है। देन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये हमारे 5th स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसकी डिस्कवरी की थी आपके मिस्टर सत्येंद्रनाथ बोस ने एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1924 में, ठीक है। डाइल्यूट गैस ऑफ बोसोन्स, एब्सोल्यूट वही है कि टेम्परेचर 0 केल्विन से -273, अच्छा ये तो पता होगा ना आपको कि 0 केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है आपकी, ठीक है। सो वहाँ उसके बाद तो 5th स्टेट हमारी बोस आइंस्टाइन थी, ठीक है। फर्दर अगर आप उसको बहुत टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फर्दर जब वो आपके एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाएंगे, सो दे विल गेट इनटू द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है। देन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से क्या होता है। सॉलिड से लिक्विड जाना इज फ्यूजन। अगर आपकी कोई भी चीज़ सॉलिड है, ठीक है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, आइस से वाटर बन जाना, ठीक है, इज योर फ्यूजन। मैं आपको एग्जांपल देते हुए चल रही हूँ। वाटर से दोबारा आइस बन जाना इज योर सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ना, सो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड बनना आप योर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका लिक्विड से गैस बनना इज योर वेपराइजेशन, ठीक है। वाटर साइकिल में आप बेस्ट एग्जांपल देखते हो, पानी का भाप बन के उड़ना, ठीक है। गैस से लिक्विड बनना इज योर कंडेंसेशन, जो आपके बादल बनते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है। और सॉलिड से लिक्विड सॉलिड से गैस बन जाना इज योर सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनना इज योर डिपोजिशन, ठीक है। कि कोई चीज़ डिपॉजिट हो गई, इसमें आपके कैम्फर बोल्स आ जाते हैं, नेप्थलीन की गोली आ जाती है सब्लिमेशन में, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड होती है और आप उनको अगर नॉर्मली छोड़ दोगे टेम्परेचर में तो वो बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाएंगे, ठीक है। सो मैं इन 2 पेज का समरीज बता देती हूँ आपको। हमने देखा मैटर क्या होता है, जिसके पास एटम और मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसका कुछ मास है। हमने प्रॉपर्टीज देख ली, सॉलिड लिक्विड गैस देख लिया हमने, ठीक है, हम एक एक करके सारी। देन हमने देन हमने प्लाज्मा देखा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन देखा, और उसके बाद हमने ये एक तीनों की एक साइकिल देख ली, जुगलबंदी, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल्स याद करना, ये आगे भी आएंगे।
और उसके अलावा जो जो मैंने इसमें जानबूझ के कम कम थोड़ा बताया है ना, तो क्योंकि थोड़े डीप नोट्स है तो वो आप रीड आउट कर लेना, बट वो रेलिवेंट नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं उसमें। जो मैं बताऊंगी बट वो ज़रूर सुनना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, इन्होंने वही एक्सप्लेन कर रखा है फर्दर। कंडेंसेशन में क्या बनता है, एग्जाम्पल्स है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट में कैसे बनेगा, तो आप एक बार ये रीड आउट कर लेना, ठीक है। ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन रेट के कैसे फ़र्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन रेट घटता है, ये याद रखना आपको ज़रूर, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, इसका एग्जाम्पल है, अगर मान लो अभी हवा है, अरे आगे आप वो पढ़ोगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मान लो अगर ये एक बादल है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सो इसका इवेपोरेशन रेट उतना ही कम हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि जब इसमें ऑलरेडी इतने पार्टिकल है ह्यूमिडिटी के, तो और पानी इसमें भाप बन के नहीं जा पाएगा उड़ के, मतलब जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए तरीका बता रही हूँ, ठीक है। कि ये एक एरिया है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स, तो इस एरिया में वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसमें पानी इवेपोरेट होकर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना ही रेट उतना ही कम होगा। और इसलिए हम बोलते हैं, हमें गर्मियों में ऐसे नहीं बोलते बार बार कितनी गर्मी लग रही है, आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपको ठंडक कब लगेगी, अगर ये आपका हाथ है, सो इससे जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो आपको ठंडक लगेगी। लेकिन जब वाटर इवेपोरेट हो ही नहीं रहा, इवेपोरेशन रेट आपका स्लो है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी मॉइस्चर जो है हवा में ज़्यादा है, ठीक है। अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस पे, तो इनके एग्जाम्पल एक बार देख लेना। प्योर सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, जिनकी एक फिक्स कंपोजिशन होते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर हो गया, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के आपके एलिमेंट्स होते हैं एंड कंपाउंड होते हैं, जो सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। जैसे आयरन है, ठीक है, उसमें मान लो कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है एज सच, ठीक है। कॉपर है, गोल्ड है आपका। अब ऐसा नहीं, आप ऐसा मत बोल देना मैम गोल्ड में तो इम्प्योरिटी होती है, वो तो यार उसको स्टेबल करने के लिए डालना पड़ता है ना, कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसमें भी आपका 22 कैरेट जो है गोल्ड होगा, और उसमें उसके बाद 2 कैरेट आपका इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती है टू मेक इट स्टेबल, तो गोल्ड ही मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कंपाउंड में इम्प्योरिटी ऐसे, जैसे मान लो आपका H2 है, ये आपका एक कंपाउंड है, इसमें अलग अलग दो चीज़ें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉपर है, कॉपर में Cu है ना, बस और कुछ नहीं है ना, वो चीज़। अब वो कॉपर इम्प्योर है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड आपके जो 2 से ज़्यादा मिलके बने हुए होते हैं, सिंपल सब्सटेंस, जैसे कि मान लो वाटर, NaCl आपको हो गया, सारे कंपाउंड है, ठीक है, जो 2 एलिमेंट से मिलके आपके बनते हैं। देन मिक्सचर पे आते हैं, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमो नाम से ही पता लग रहा है, जो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे होंगे, जो होमो, ठीक है। सो जिनका आपका जो साइज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, PYQ देख लो, बना आया भी हुआ है, ठीक है। जिनका आपका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स। अभी बताओ वीडियो को पोस्ट करके कॉमेंट सेक्शन में 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। अब इनके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि जब हम टिंडल इफेक्ट करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं होता। एक बीकर में आपने पानी लिया, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, मान लो सैंड डाल दिया, और यहाँ से आपने एक टॉर्च एमिट की, तो वो कितना लाइट को स्कैटर कर पाएगी, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडलिंग मतलब स्कैटरिंग एक तरीके से। सो जब पार्टिकल का साइज, और स्कैटर कैसे होगा, पार्टिकल की वजह से। तो जब पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, तो स्कैटरिंग लाइट की पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। इसका एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, क्योंकि शुगर आपकी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। सैंड का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सैंड जो है आपकी टिंडल इफेक्ट शो कर देगी। दोबारा बता देती हूँ, अगर ये एक टॉर्च है, ठीक है, सो अगर आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी ले लिया और सैंड, मिट्टी मिला दी, ठीक है, सो इससे लाइट पास हो जाएगी, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है आपकी, और ये टिंडल इफेक्ट को जो है पास कर देगा। हेट्रो हो गया ना, देखो सैंड और वाटर हो गया, शुगर तो मिक्स हो रही थी, बट ये आपका मिक्स नहीं हो रहा है। देन मेथड्स ऑफ सेपरेशन आपके, अभी ये वैसे एनसीईआरटी से कट कर दिए गए हैं, स्कूल्स में नहीं पढ़ाते हैं, बट यस हमें पढ़ने हैं। सो एक मैंने इसको ऐसे फ्लो चार्ट सॉलिड बॉक्स की फॉर्म में डाल दिया है। सो आप एक बार इसको मेन देख लेना, कुछ पता भी होगा। इवेपोरेशन होता है, जैसे मान लो सोल्ट, पानी उड़ गया, सोल्ट रह गई नीचे। सो ऐसे जब हमें ऐसी चीज़ें करनी है तो हम इवेपोरेशन यूज़ करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, जो घर में आपने देखा होगा, मम्मी छाछ मतलब बटर मिल्क बनाती है, जो लस्सी बनाती है, अपनी आम भाषा में हम लोग बोलते हैं। सो मक्खन अलग कर लेते हैं, दूध नीचे अलग बच जाता है, सो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होगा। आपको ऐसे याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें मिक्सचर सेपरेट करना है ऑयल और वाटर का, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेपरेटिंग फनल का, ठीक है। कैम्फर को सेपरेट करना है तो सब्लिमेशन यूज़ किया जाएगा। क्रोमेटोग्राफी, हम लोग एक BSc में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, यहाँ पे हम एक वो लगाते थे अपना
छोटा सा मार्क, ठीक है। उससे उसके बाद उसको एक सब सॉल्यूशन होता था, उसमें डिप करके रखते थे। तो आफ्टर अ वाइल जब हम देखते थे ना, इस तरीके से 3 अलग अलग कलर्स बन जाते थे। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की डॉट लगाते थे, क्योंकि ब्लैक कलर भी आपका ब्लू रेड एक तरीके से इन चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। सो वो सारे कलर आपके सेपरेट हो जाते थे। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। जिनने की होगी वो रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं की उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। डिस्टिलेशन आपका यूज किया जाता है सेपरेशन होमोजीनियस मिक्सचर के लिए, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन आपका यूज किया जाता है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से सॉल्ट निकालने के लिए, ठीक है। और ये मत पढ़ना डिकेंटेशन। अब आपका सेकंड होमवर्क ये रहेगा, आप मुझे बताओगे कि डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। टीचर्स को नहीं पता होता आदो तो। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है, मैं हिंट दे देती हूँ। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है कि कितने टेम्परेचर पे हम ये वाला यूज़ करते हैं, कितने टेम्परेचर पे हम ये वाला यूज़ करते हैं। देखो मेरा मोटिव है आपको बिल्कुल बेसिक के लिए भी रेडी कर देना। यूपीएससी कितना भी डीप क्वेश्चन पूछ दे भाई, आपको आना चाहिए अगर आप इस चैनल पे आए हो तो, ठीक है। सो डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है, कॉमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि कितने टेम्परेचर पर आप डिस्टिलेशन यूज़ करोगे और कितने टेम्परेचर से कम या ज़्यादा होगा तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करोगे, ठीक है। चलो अब हम सीखते हैं एटॉमिक मास निकालना, ठीक है। अगर मान लो H2O का निकालना है तो मैंने बकायदा बताया हुआ है हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन से लेके आपको कैल्शियम तक 20 तक के आपको मास याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 के 20 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है नॉर्मल टर्म्स में हम उसका डबल कर देते हैं अगर इवन है तो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, एक्सेप्शन हटा दो, हाइड्रोजन, हीलियम ले लिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। इसका क्योंकि ये इवन है तो उसको डबल कर देंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा 4। अगर मैं लेती हूँ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्योंकि ये ओड है तो इसका डबल करके 22 + 1 करना है आपको, तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 23। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। दिस इज द ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही निकाल के 18.202 इन्होंने प्रॉपर AMU यूनिट होती है तो उसमें एग्जैक्टली बता दिया है, ठीक है। फिर आता है इक्विवेलेंट मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे CDS में या NDA में न्यूमेरिकल आएगा तो 1 आएगा, तो उसके लिए आप बस एक बार ये फॉर्मूला देख लेना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेकिन आपको गलत नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल एक बारी को अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो इट्स ओके, फाइन, ठीक है। देन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस देखते हैं। जो फिजिकल चेंज होता है आपका वो रिवर्सिबल होता है, मतलब आप दोबारा से उस सब्सटेंस को जा सकते हो, बट जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल है। अगर कैंडल, अच्छा एक एग्जांपल आता है इसमें बर्निंग ऑफ कैंडल का, उसको फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों में बोला जाता है। अच्छा हाँ देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसको इसलिए दोनों में बोला जाता है कि जो आपकी कैंडल है, जो ये वैक्स, देखो इसका मैं रीजन बता रही हूँ, जो ये वैक्स आपकी बर्न हो रही है ये तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसको आप दोबारा से सुबह इकट्ठा करो और ये वाली शेप दो सिलेंड्रिकल और ये दोबारा से कैंडल बन जाएगी। लेकिन इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से ये वैक्स बर्न हुई है और खाली वो थ्रेड पूरा बर्न हो गया है, वो आपका है केमिकल चेंज। समझ में आया? सो इसलिए बोला जाता है बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों में आएगा। सो जो चेंज आपका रिवर्स हो जाए, ठीक है, दोबारा से मान लो आपने पेपर फाड़ दिया, कुछ नहीं, पेपर को दोबारा जोड़ दो, उसमें केमिकल रिएक्शन तो कोई हुई नहीं ना, तो दैट इज योर फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आपने दूध से दही बना दी, सो मैं उसमें पढ़ाऊंगी आपके बायो में, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी गट में भी होता है, और यूपीएससी ने सीडीएस में इससे सवाल पूछा था। इनफैक्ट आईएएस के सिविल सर्विसेज में भी एक क्वेश्चन आया था कि हमारे स्टमक में हेल्दी बैक्टीरियाज क्या प्रेजेंट होते हैं। यस, वो लैक्टोबैसिलस वाले कर्ड वाले बैक्टीरियाज ही होते हैं, ठीक है। सो वो वाला जो चेंज है वो केमिकल चेंज है आपका। आप दोबारा कर्ड से सेम दूध नहीं बना सकते, ठीक है। अब आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि गेलुसैक लो, बॉयल्स लो एंड चार्ल्स लो में क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं, मैं सिंपल से आपको छोटा सा बता देती हूँ, या आप पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे बॉयल्स लो है आपका, ये P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 होता है, ठीक है। सेम चार्ल्स लो है, इसमें आपका V/T होता है, ठीक है। मतलब V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, ठीक है। और जो आपका गेलुसैक लो है आपका, वो P/T होगा, मतलब P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। और हर एक में जो आप चीज़ फॉर्मूले में नहीं लिख रहे हो उसको कांस्टेंट कर दो, जैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे बॉयल्स लो में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो क्योंकि P1V1 फॉर्मूला है। चार्ल्स लो में आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो क्योंकि V/T फॉर्मूला है। एंड गेलुसैक लो क्योंकि P/T है, सो इसमें वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। P इज प्रेशर, T इज टेम्परेचर एंड V इज वॉल्यूम, सो V इज कांस्टेंट इन गेलुसैक लो। सो इस पर क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने ज़्यादा ये वाला डीप कॉन्सेप्ट नहीं बताया। बट नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चन आता है, उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट।
एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार न्यूमेरिकल्स देख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा आपका सीधा सीधा। इसमें एक एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एवोगैड्रो नंबर, थर्ड आपका होमवर्क है, व्हाट इज दैट एवोगैड्रो नंबर, मतलब वैल्यू बतानी है आपको 6.0222 जो भी होते हैं वो आपकी, ठीक है, वो वाली वैल्यू बतानी है, मैं बताऊंगी नहीं आपको, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा एटॉमिक मास अपॉन में, अगर आपको मोलर मास निकालना आता है तो एटॉमिक मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। क्वेश्चन में एटॉमिक मास आपका किसी एटम का, मान लो उसने सोडियम का दे दिया, ठीक है, सो आपको सोडियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मोलिकुलर मास वो दे देगा सोडियम का, अगर एक एन का दिया उसने, सो व्हाट इज द एटॉमिक मास फॉर वन एटम ऑफ सोडियम, दैट इज 23। अभी मैंने निकालना भी सिखाया था। एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका डबल कर दो, 11 और 11 22, पर क्योंकि 11 ऑड नंबर है तो एक और ऐड करोगे तो 23 आ गया, तो 23 हो गया सोडियम का एटॉमिक मास। क्वेश्चन में वो गिवन देगा, इसका मोलिकुलर मास देगा वो आपको, ठीक है। मान लो उसने दे दिया आपको 46 एक तरीके से, सो 1/2 एटम्स आ गए, दैट इज 0.5 आपके मोल्स आ गए, नॉट एटम्स, 0.5 आपके मोल्स आ गए, क्योंकि फॉर्मूला है एटॉमिक मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो ये एटॉमिक मास है, ये मोलिकुलर मास है जो गिवन होता है क्वेश्चन में। इनको काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी देके आपको समझा दिया। मेरा काम यहाँ पे आपके लिए चीज़ें ईजी करना, मुश्किल करना नहीं, ठीक है। मुश्किल करने के लिए ढेरों यूट्यूब चैनल पड़े, आप कहीं से भी सीख सकते हो। देन सेकंड चैप्टर इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको डेफिनेटली रिवर्ट बैक करूँगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो व्हाट आर एटम्स, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी है, ठीक है। सो एटम आपका एक ग्रीक वर्ड था, ये पूरी हिस्ट्री यार पढ़ लेना कि नेम डेमोक्रिटस ने आपका दिया था, इसकी डिस्कवरी की थी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आपका, इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिस्ट्रक्टिबल है, मार्शी कर्नड ने बोला था, ठीक है। मैं सीधे सीधे आपको मुद्दे की बात बता दूँ जहाँ से हमारे PYQ बनते हैं, ठीक है। सो देखो, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, सॉरी, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इंग्लिश का रूल आपका नीदर के साथ नोर आता है, ध्यान रखना, ठीक है, और नोर के बाद बी आता है। तो आपका बेसिकली अगर एक मैटर है तो आपने इसको अलग से क्रिएट नहीं कर सकते, या आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैम हमने इसको काट दिया तो क्या होगा, ये पूरा था, बस आपने उसको डिवाइड कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बट आपने अलग से कुछ नहीं बनाया। या अगर आपने इसकी शेप चेंज कर दी, स्क्वायर से सर्कल कर दिया, सो जस्ट यू हैव चेंज द शेप, ठीक है, आप मैटर वही रहेगा, वही का वही। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास हमेशा कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपका, अगर वाटर की जो आपकी मिक्स बनने की जो कैपेबिलिटी है वो 1:8 की रेशियो है, ठीक है। सो हमेशा वाटर आपका 1:8 में ही बनेगा। अब मैम 1:8 कैसे आया, आपका H2O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2, क्योंकि हाइड्रोजन का एक, मतलब ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आगे आपको पढ़ाऊंगी। हाइड्रोजन 1 है तो एक का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास भी 1 ही है, तो 2 है तब 2 ले लिया। ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 8, काट दो, 1:8 की रेशियो आ जाएगी। सो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट। जब भी आपको पानी बनाना होगा तो हमेशा आपको हाइड्रोजन 1 की रेशियो में लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन 8 की रेशियो में लेना पड़ेगा, ठीक है। देन आपका आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 एलिमेंट या कंपाउंड, देन द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइंड विद द अदर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। बेसिकली अगर आपको 2 एलिमेंट है, ये देखो CO2 बनाना है, तो ये जो आप कंबाइन करोगे कार्बन और ऑक्सीजन को, ये स्मॉल होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4। सो कार्बन आपने 1 लिया, ऑक्सीजन आपने 2 लिया, मतलब नॉट इन लिटरल टर्म्स आप 1 और 2 लोगे, लेकिन इसका जैसे कार्बन का होता है 12, तो 12 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 2 का हो गया 32, ठीक है। तो 4 3 12, 4 8 32, 3:8 की रेशियो में आपने ले लिया। तो 3 और 8 क्या आपके होल नंबर है ना, फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2, 3 मान लो 7, ठीक है। सो ये नहीं लेने आपको। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है आपको होल नंबर की टर्म्स में लेना है। सो तीनों लॉ मैंने आपके समझा दिए। अब देखो, वैसे तो यूपीएससी इतना सवाल पूछता नहीं है, लेकिन फिर डेल्टन वाले इससे, क्योंकि वो थॉमसन से पूछता है, रदरफोर्ड से पूछता है, बट स्टिल एक बार डेल्टन का भी देख लेते हैं। डेल्टन साहब ने क्या बोला था, देखो डेल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दी थी हमें, दैट बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द रूल्स के मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आप इसको एटम को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अभी बात अलग है, बाद में पता चलेगा कि एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जब तक डिस्कवरी नहीं हुई तो उन्हें लगता था एटम सबसे छोटा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। सो जो इनके मास केमिकल प्रॉपर्टी के होते हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं, और फिजिकल वाले फिजिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर वही एग्जाम्पल दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब थॉमसन में आते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है हमारा,
उन्होंने हमें बताया ये एक तरीके से आपका पॉजिटिव पूरा वो है स्फीयर, सॉरी इलेक्ट्रॉन का स्फीयर है और उसमें पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज मैटर। सो आपका एक पूरा स्फीयर है नेगेटिव चार्ज का, उसमें पॉजिटिव चार्ज कहीं कहीं है। इसको वाटरमेलन मॉडल भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पूरा वाटरमेलन होता है, उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं पर बीज होते हैं। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी दीज आर द प्रोटॉन्स, ठीक है। और ये पूरा आपका जो है स्फीयर हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यही बोला गया, आप एक बार रीड आउट कर लेना। रदरफोर्ड ने प्रॉपर जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो मैंने लिखा हुआ है। द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम वाज डिस्कवर्ड थ्रू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसके तीन आपके वो थे आपके कंक्लूजन्स कि एक तो आपके सीधे चले गए पास होके, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए आपके, कुछ 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है, वापस आ गए। तो तीनों मैंने पोस्टुलेट्स आपके यहाँ पे बता रखी है। ये जरूर पढ़ लेना कि शीट किसकी थी, आपकी गोल्ड की थी, आपकी बहुत ही पतली सी। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई थी, ठीक है। ये मैंने पूरा बहुत अच्छे से देखो लिखा हुआ है। सो मैंने समझा दिया आपको। इससे हमें पता चला था कि सेंटर में आपका एक न्यूक्लियस है और वो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उससे रिपेल हो रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव रिपेल हो रहा है, तभी तो पता चला सेंटर में भी पॉजिटिव है कुछ, ठीक है। और पूरा एटम आपका खाली है, सिर्फ सेंटर में कुछ मास है, इससे हमें ये पता चला, ठीक है। कंक्लूजन देखो, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मैंने वही बताया ना आपको। देयर आर पॉजिटिवली चार्ज हैवीली जो सेंटर में प्लेस है, ठीक है। अब हम चलते हैं बोहर मॉडल। नील बोहर सर ने हमें बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व करते हैं के एल एम एन शेल में, क्योंकि फिर ये बात उठी कि भाई अगर वो जो आपका पूरा स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो गिर क्यों नहीं रहे। तो इन्होंने बोला डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसमें वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसलिए इन्होंने वो हमें बताया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के बारे में, सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में, जिसमें वो एक मतलब एक फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे रिवॉल्व करते हैं। फिर आगे आपका ये प्लैंक कांस्टेंट वगैरह आते हैं, वो आपके काम की बात नहीं है। सो आपको डिस्क्रीट ऑर्बिट का पता होना चाहिए, इसलिए वो नहीं गिरते हैं उसके अंदर, एटम के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना एटोमिसिटी। ओके, व्हाट इज एटोमिसिटी? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। जैसे मैंने बोल दिया S8, सो सल्फर की एटोमिसिटी है 8, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है। जैसे मैंने बोला H2O, सो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, सो 3 इज द एटोमिसिटी ऑफ वाटर। CO2 इसकी भी 3 हो जाएगी, ठीक है। P4 फॉस्फोरस की 4 हो जाएगी। जितने भी उसमें एटम प्रेजेंट है उसको बोला जाता है एटोमिसिटी। ये मत पढ़ना क्वांटम नंबर, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये सारा ये मैं काट दे रही हूँ। ये मैं सिर्फ पेड कोर्सेज में पढ़ाती हूँ, ये बहुत डीप है, ये आपके काम का नहीं है। वहाँ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जानबूझकर बता देती हूँ, ठीक है। बट ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। एजीमुथ, अब ये सारा 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, छोड़ देना ये, ठीक है। अगर ज़्यादा ही इंटरेस्ट है आपको तो मैंने नोट्स में कंप्लीट शेयर करा है, तो आप खुद से पढ़ सकते हो, बट रेलिवेंट नहीं है। यूपीएससी कभी इस पे सीडीएस में आज तक सवाल आया नहीं है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। एक आध कभी 10 साल जमाने पहले पूछा होगा तो अलग चीज़ है, जब से पैटर्न चेंज हुआ तो इस पे नहीं आता है सवाल, ठीक है। हाँ, आइसोटोप आइसोबार ये जरूर पता होना चाहिए। आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन है, देखो 3 हाइड्रोजन है, तो ये आपका एटॉमिक नंबर है, नीचे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन ये मास नंबर है जो ऊपर लिखा जाता है 1 2 3, ठीक है। सो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है तीनों का, लेकिन मास नंबर जो है डिफरेंट है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम इनके नाम है, ठीक है। आइसोबार होता है जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आर्गन है आपका, ठीक है, और अब ले लेते हैं कैल्शियम, इसका 18 है, इसका 20 है, ठीक है। इसका ऊपर आएगा 40, दोनों का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। दिस इज मास नंबर, एटॉमिक मास। सो मास इज सेम बट नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। सो इनको बोलते हैं आइसोबार। आइसोटोन होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, हीलियम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ये वही एक्सप्लेन किया गया है हाइड्रोजन को, ये मत पढ़ना, अबव प्रिंसिपल है पूरा। पोली एक्सक्लूजन, हंस रूल, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, छोड़ देना। हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। एक बार समराइज कर देती हूँ मैं आपको। हमने इसमें देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीनों लॉ देख लिया अपने विद एग्जांपल्स। डेल्टन की सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी क्या आई थी, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर की पोस्टुलेट देखी, एक्सपेरिमेंट देखा और कंक्लूजन देखी। यहाँ से PYQ जरूर आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना अनइम्पोर्टेंट आपका ये इधर वाला उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका लेफ्ट वाला, ठीक है। फिर ये आपको आइसोटोप आइसोबार देखे हमने, ठीक है। अब और ये सब नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बता देना, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। तो मैंने 5 होमवर्क दिए आपको, आई थिंक 4, इससे पहले 2 दिए थे ना। सो हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम एंड हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। तो आपको बता ही चुकी हूँ मैं, नंबर आ गया तो उसका डबल करके, ठीक है। एटॉमिक नंबर जरूर बता देना मुझे। सो ओके, लास्ट हम करते हैं इसका, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा आज की क्लास का। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। CBSE ने तो कुछ चैप्टर्स हमने 10th की क्लास से 10th के उससे सिलेबस से कट भी कर दिए हैं, बट हमारे लिए रेलिवेंट है,
ठीक है। सो डोबर्नियर ट्रायड या ट्रिपलेट रूल बोलते हैं हम इसको। डोबर्नियर नाम के आपके एक साइंटिस्ट थे 1829 में, उन्होंने बोला जब सबसे अब आप ना फ्लैशबैक में जाओ, अभी आप जो अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, ठीक है, वो पूरी हेलिना की रब से फरदास हो गई, आपकी बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, है ना। सो उस टाइम पे जब ये बनी ही नहीं थी, दिस इज तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ना, सोचो आप स्टोरी में जाओ एक बार, जब ये बनी ही नहीं थी तो साइंटिस्टों को कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी कि हम कौन से एलिमेंट को कहाँ पर प्लेस करें। सबसे शुरुआत में जाओ, अगर आप वो साइंटिस्ट हो, आपको बोल दिया इतने सारे एलिमेंट्स एक साथ 50-60 एलिमेंट पकड़ा दिए और बोला कि भाई कोई भी इसमें आपकी एक्सेप्शन नहीं रहनी चाहिए, आप इस तरीके से एक हमें टेबल में प्लेस करके दो, तो आप कैसे कैसे हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ये वो स्टोरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें डोबर्नियर। इन्होंने बोला लिथियम सोडियम पोटेशियम को हम प्लेस करेंगे क्योंकि इनकी जो है ना आपके एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। इन्होंने ट्रायड क्यों बोला गया, इन्होंने तीन के ट्रायड दे दिया हमें, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या थी, इनका जो था ना ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके आगे ये चीज़ वैलिड ही नहीं हो रही थी। कैसे, जैसे इन्होंने बोला लिथियम सोडियम पोटेशियम है, सो इन्होंने बोला अगर हम लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करते, सॉरी एटॉमिक नंबर, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी एटॉमिक मास, हाँ नोट नंबर, और उसको 2 से ही डिवाइड करते हैं, सो उसका जो आएगा प्रोडक्ट, जो आंसर आउटपुट आएगा वो बीच वाले का आपका एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39 है, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 23 जो आ गया आपका सोडियम का आपका एटॉमिक मास आ गया। ये आपको याद करने पड़ेंगे हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के, सो अगली क्लास में ज़रूर याद कर लेना आप, ठीक है। सो ये जो था ना फेल हो गया इनका, क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम तक ऐसा वैलिड हो पा रहा था, सिर्फ इन 3 चीज़ों में लग रहा था, उसके बाद ये लगा ही नहीं, सो फेल ट्रायल, तो इनकी पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं बन पाई। देन आता है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें इन्होंने 8-8 के तरीके से दिया, जैसे आप वो देखते हो ना सारे गामा, ठीक है, तो ये पूरे ऐसे बोला इन्होंने कि 8 के तरीके से हम करेंगे कि 8 एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो इन्होंने बोला जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, ठीक है, पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट इसकी भी अपनी एक्सेप्शंस थी। तो यूपीएससी एक्सेप्शन से ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। सवाल आता है आपका मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ये मैंने जस्ट आपको एक स्टोरी बता दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बोला गया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देखी गई, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया, उसमें 7 पीरियड्स थे, 9 ग्रुप्स थे आपके, टोटल एलिमेंट थे 63। इनर्ट गैस बोला गया कि जिसका उसको 0 ग्रुप में रखेंगे। इनर्ट गैस है आपकी हीलियम, ठीक है, जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपके, ठीक है। और जो प्लेस ऑफ हाइड्रोजन है और आइसोटोप है वो इसमें फिक्स नहीं हो पाई थी, वो एक्सेप्शन रह गई थी इसकी। यहाँ से सवाल आ सकता है एका बोरोन को क्या बोलते हैं, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को बोलते हैं गैलियम, एंड एका सिलिकन को बोलते हैं जर्मेनियम। ऐसे बोलेंगे एका बोरोन इज ऑल्सो नोन एज स्कैंडियम, जैसे एका एल्यूमिनियम गैलियम एंड एका सिलिकन इज जर्मेनियम, ठीक है। फिर आपके आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड देन हेनरी मोस्ले की, ठीक है, ये वाली बोलते हैं। देन बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की वो रिलेटेड है इनकी पीरियोडिसिटी और एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। पहले वाली क्या थी, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बोला गया था एटॉमिक मास के बेस पे, दिस इज द डिफरेंस। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोला गया एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। तो अब आगे देखो, उसमें डिफरेंसेस से दिखा रही हूँ आपको। 7 पीरियड 9 ग्रुप्स थे, इसमें टोटल 18 ग्रुप्स थे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट को बोला गया अल्कली अर्थ मेटल भी जिनको आप बोलते हो, या अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप को बोला गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, ली ना की रब से फरदास, ठीक है, ली ना सोडियम, है ली ना की रब से फरदास, ये वाला, ठीक है। सेकंड इज बेटा मांगे कार सफारी बाप रो, ये वाला। 3 से 12 जो थे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे डी ब्लॉक के, ठीक है, ये रीड कर लेना एक बार। लेंथेनॉइड थे आपके 58 से 71, नेक्टेनॉइड थे 90 से 103। क्या मैम हमें ये याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, सेकंड ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ओके। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पूरा अवर्व प्रिंसिपल से हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, कैसे हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं कि आपके मान लो डी ब्लॉक में 5 है तो पहले एक जाएगा सब में, इस तरीके से, ठीक है। ये भी आपके कुछ काम का नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के बता नहीं रही, फिर सेकंड वाला भरा जाता है, तो ये रेलिवेंट नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। सो 118 एलिमेंट प्रेजेंट है टिल नाउ, हमें नोन है जो, ठीक है, उनको हमने एक एक करके अरेंज कर दिया अपना। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, दुनिया पता नहीं क्या क्या पढ़ाती रहती है इसमें, ठीक है, कंफ्यूज कर देती है बच्चे को ही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो आपकी होती है एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब आप ग्रुप, अच्छा एक चीज़ और मैंने अपने ऐसा याद किया था, VCG का मतलब है वर्टिकल, मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी क्योंकि कॉलम ग्रुप, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है आपकी, दिस इज अगर योर पीरियोडिक टेबल, तो जो ये आपकी वर्टिकल लाइन है ये, ठीक है,
इनको बोला जाता है कॉलम और इनको ही बोला जाएगा ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है उनको बोला जाएगा पीरियड, समझिए। सो ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है ये वाली, दिस इज नोन एज पीरियड, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये, इसको बोला जाएगा आपका कॉलम या फिर ग्रुप। मुझे ऐसे बहुत कंफ्यूजन होती थी यार, हॉरिजेंटल को पीरियड बोलेंगे या वर्टिकल को पीरियड बोलेंगे, तो VCG याद कर लो कि वर्टिकल ही लाइन को कॉलम बोलेंगे और उसी को ही ग्रुप बोला जाता है। तो जो बच गया हॉरिजेंटल उसको बोला जाएगा पीरियड, ठीक है, या HP याद कर लो, हॉरिजेंटल पीरियड, ठीक है। सो जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज कैसे होती है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपका साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होती जाएगी। अब मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मान लो अगर ये आपका एक एटम है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, एक एग्जाम्पल ले लो, एक ये आपका, ठीक है। अब मुझे आप सिर्फ इतना बता दो, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा इन दोनों के बीच में या इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, ये है 1, ये है 2, ऑब्वियसली 1 में ज्यादा है। सो जितना आप नीचे आओगे ग्रुप के अंदर आपकी जो है साइज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर न्यूक्लियस की तरफ डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब हम हॉरिजेंटली पीरियड में, तो इंक्रीज होती है क्योंकि साइज कम हो जाएगा। उल्टा कर दो, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो देखो साइज छोटा हो गया। सो इसमें सेंटर में आपका दिख भी नहीं रहा बेचारा, देखो ऐसे कर लो, ये देखो सेंटर में आपको पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे आपका पावर ज्यादा अट्रैक्ट करने की है, यहाँ ज्यादा है ना, सो आपका साइज छोटा होगा, इसलिए वहाँ इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डाला तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ठीक है। तो वो आपकी सेम वर्टिकली डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डाला है तो ज्यादा स्पेस है ना। लेकिन जब आप उधर जाओगे तो साइज छोटा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहाँ इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज आपका नीचे आता तो इंक्रीज होता है, अभी समझाया, और आपका इधर जाओगे लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज हो जाएगा। वैलेंसी आपकी सेम रहेगी इसमें ग्रुप में, क्योंकि ये सेम ग्रुप में हमेशा याद रखना, यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। देखो अरे यार हट जा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी लिख लो। सो वैलेंसी हमेशा आपकी, जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना वर्टिकली ग्रुप में, तो हमेशा सेम रहता है। सोडियम की, जैसे अगर लिथियम की जो वैलेंसी है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं आपके, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। तो इसको आप जब फिलिंग करोगे तो जो n² आपका 2n वाला जो रूल भी होते हैं आपके, ठीक है। सो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8, इस तरीके से आते जाते हैं। अब मैम ये हमें पता कैसे चला, 2n² आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। n को आप नंबर ऑफ शेल्स डालते जाओ, नंबर मान लो फर्स्ट शेल है तो आपने डाला n की वैल्यू 1, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, सो फर्स्ट शेल में आ गए 2। अब n को डाल दो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो सेकंड शेल में आ गए 8। अब n को डाल दो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो थर्ड में आएंगे आपके 18। सो 2n² इज द फॉर्मूला टू फिलिंग द शेल्स, ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब हमारे थे लिथियम और सोडियम, मैंने आपको बताया था। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सो इसकी ब्रेक डाउन करो, 2 1, फर्स्ट शेल में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 8, 2 8 18 ऐसे ही भरोगे ना, तो 2 भर दिया आपने। अब उसके पास 8 तो है नहीं, तो 1 आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसको कैसे भरोगे, 2 8 8 और 2 10 1, तो देखो आ गया। वैलेंस शेल होता है हमेशा लास्ट वाला शेल, तो सेम शेल हो गए। सो है ली ना की रब से फरदा से आप रुबीडियम का भी करोगे, ठीक है, आगे पूरा करोगे तो जो लास्ट शेल है उसमें हमेशा वर्टिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जबकि पीरियड में आपके इंक्रीज करते हैं। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे ना तो वो इंक्रीज करेंगे क्योंकि साइज छोटा होता जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है आपकी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होगी। ऊपर एटम छोटा है, नीचे आपका एटम बड़ा है, तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन, मतलब आपका जो सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा है। सो जब आपको ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा तो बाहर से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे ये यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, उल्टा हो जाएगा क्योंकि आपका पीरियड में इधर बड़ा होता है साइज, उधर छोटा होता है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है ज़्यादा हो जाएगी छोटे साइज में। मेटेलिक प्रॉपर्टी, नीचे आते हो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है क्योंकि मेटल जो है आपका ज्यादा, जैसे आप नीचे आते जाओगे ना तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार रीड कर लेना। स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, लार्जेस्ट सीजियम है, लाइट मेटल लिथियम है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को बोला जाता है, ठीक है। और आपकी जो नोबल गैस है वो ग्रुप 18 है, इनर्ट गैसेज का, हीलियम वाली गैसेज है जो आपकी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका होता है पूरे 3 चैप्टर फिनिश, हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 1 फिनिश। इसके बाहर आपका CDS या NDA का कोई PYQ या कोई आपका FYQ फ्यूचर प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एज वेल एज FCAT का, ठीक है। इसमें हमने 3 अपने आज के चैप्टर देख लिए, मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लिया अपना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में फर्दर हम अपने 3 चैप्टर्स देखेंगे, उसके बाद हम अपने लास्ट 3 चैप्टर देखेंगे। इससे क्लास आपकी, मैं बताती हूँ क्या क्या कवर हो जाएगा।
क्लास 9th प्लस 10th की साइंस कंप्लीटली हेल्प बुक के साथ आपकी, ठीक है, जो ये एस चांद, लखमीर सिंह, मंजीत कौर आते हैं, जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं आपके, शॉर्ट नोट्स हैं आपके कंपाइल्ड बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, PYQs भी आपके साथ के साथ सारे कवर हो रहे हैं। ये सारा आपका कवर हो जाएगा केवल और केवल इन 3 पार्ट्स की वीडियो में। दिस इज द पार्ट 1, फिर पार्ट 2 लाऊंगी, फिर पार्ट 3 लाऊंगी। इससे कंप्लीट केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। सिमिलरली हम बायोलॉजी एंड फिजिक्स के साथ भी करेंगे। उसके बाद हम अपनी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी धीरे धीरे करते जाएंगे। इंग्लिश आपकी साइमल्टेनियसली चल ही रही है। तो इसलिए मैंने कहा डॉक्टर CDS is the one-stop solution for you all and is the best solution for you all to qualify the exam 2026 UPSC का, चाहे आपका CDS हो, चाहे NDA हो, चाहे FCAT हो, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ, उनको भेजो, ठीक है, ताकि सिर्फ आपका भला ना हो, बाकियों का भी भला हो सके। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर आप शेयर कर दोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। नहीं, आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उस हिसाब से ज़रूर मिलेगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता आपने शेयर किया तो आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। वो तो नेचुरली भी उसको ये वीडियो मिल सकती है ना। तो आप तो अपनी साइड से कम अच्छा करो, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो। तो जल्दी मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 के साथ। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन, ताकि आपको पता चल जाए